And they want to control us just like a dictator. भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो एक समय दुनिया का एकलौता हिंदू राष्ट्र भी था, आज वहाँ की जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। काठमांडू की सड़कें नेपाल की जनता से भर चुकी हैं। लोगों ने अपनी सरकार और अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। लोगों के मन में अपनी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग तक को भी आग के हवाले कर दिया है। इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोटेस्टर्स है उनकी उम्र है, उनकी जो एज है वो 28 साल से कम की है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने सही तरीके से इस प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं किया। उन्होंने पुलिस को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फायर ओपन करने का परमिशन दे दिया, जिसके चक्कर में 22 यंगस्टर्स की जान चली गई। और इस इंसिडेंट के बाद लोग इतने ज़्यादा गुस्से हो गए कि उनके हत्थे जो चढ़ा उन सब की पिटाई कर दी गई। यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर, नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को भी दौड़ा कर पीटा गया, उन्हें नदी में धक्का दे दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि नेपाल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ राज्य लक्ष्मी जी को लोगों ने जिंदा जला दिया। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये सच में सिर्फ करप्शन, जॉबलेसनेस और सोशल मीडिया बैन का इशू था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है? अगर हम टाइम में थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। आज ये सब जो नेपाल में हो रहा है, ये पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हो चुका है। श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम पर राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया था। सेम कहानी बांग्लादेश में भी रिपीट हुई थी। स्टूडेंट्स और एनजीओ के थ्रू जो प्रोटेस्ट था उसको फ्यूल किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ की प्रेसिडेंट शेख हसीना को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और अब नेपाल में भी वही बांग्लादेश और श्रीलंका वाला फॉर्मूला। नेपाल में ये सब जो हुआ, अगर हम उसके टाइमिंग पे भी ध्यान दें तो ये सब प्रोटेस्ट नेपाल में इसके तुरंत बाद शुरू हुए, जब एससीओ समिट में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग वेस्ट के अगेंस्ट एक साथ खड़े होकर एक क्लियर कट मैसेज देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बना, और इसके बाद ही नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल एनजीओ फंडिंग का आता है। जिस एनजीओ ने नेपाल में प्रोटेस्ट का कॉल दिया था उसका नाम हामी नेपाल था। इसी एनजीओ ने यूथ को मोबिलाइज किया था नेपाल की सड़कों पे आने के लिए। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है इस एनजीओ को यूएसएड और यूरोपियन डोनर्स और कई अमेरिकी कंपनीज से फंड मिलता है। 2022 में तो यूएसए ने एमसीसी के थ्रू नेपाल को $500 मिलियन का फंड किया था। उस वक्त भी नेपाल के पॉलिटिक्स में हल्ला मची। एक्चुअली किसी भी कंट्री में रिजीम चेंज के लिए डीप स्टेट यही तरीका यूज करता है। पहले एनजीओ का नेटवर्क बना, उसे फंडिंग दो, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करो, जिसका एंड रिजल्ट होता है रिजीम चेंज। सरकार बदल दी जाती है, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में भी यही तरीका यूज किया गया। असल में नेपाल सिर्फ एक छोटा सा हिमालयन कंट्री नहीं है, वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए ये हमेशा एक टारगेट पॉइंट रहता है। और जब से मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एससीओ समिट वाली वो तस्वीर सामने आई थी, तब से वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके अमेरिका की रातों की नींद उड़ी हुई थी। और यहाँ पर नेपाल को अनस्टेबल करके इंडिया और चाइना दोनों को काउंटर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वो चाइना के बहुत करीब माने जाते थे। तो शुरुआत से केपी शर्मा ओली यूएसए को तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। और क्योंकि इंडिया का एक अच्छा खासा बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, तो अगर नेपाल अनस्टेबल रहेगा तो इसका इनडायरेक्ट असर भारत पे भी पड़ेगा। और यहाँ पर नेपाल को अनस्टेबल करके दोनों को काउंटर करने की कोशिश की गई है। तो समझने की बात यह है कि नेपाल का जो ये क्राइसिस है वो सिर्फ लोकल गवर्नेंस, करप्शन या सोशल मीडिया बैन का इशू नहीं है। ये ग्लोबल डीप स्टेट प्लेबुक का हिस्सा है, जिसका प्लेग्राउंड साउथ एशियन कंट्रीज बनी हुई है। और ये कोशिश भारत में भी की गई थी, लेकिन भारत में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब याद करिए सीएए का प्रोटेस्ट, सिटीजनशिप देने वाले लॉ को सिटीजनशिप छीनने वाला लॉ बता करके शाहीन बाग में कितने महीनों तक जाम लगा दिया गया था। अब सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट को याद करिए,
ओरिजिनल मांग के साथ साथ अपना प्रोपेगेंडा चलाने की भी कोशिश की गई थी, सरकार को बदलने की कोशिश की गई थी। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान तो लाल किले पे लोग चढ़ गए थे, वहाँ पर कितना उत्पात मचाया था। लेकिन भारत में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग है। भारत में एक सिस्टम के साथ काम होता है और भारत के लोग भी समझदार हैं और भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। इसीलिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो भारत में सक्सेसफुली नहीं हो पाते और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।